जय श्री कृष्णा। सो अब चलते हैं हम लोग हमारे बुक के सेकंड पार्ट पे, विच इज़ इंट्रोडक्शन। सबसे पहली लाइन ही ऑथर ने लिखी है कि मैं स्मोकिंग की दुनिया को ठीक करने वाला हूँ। ऑथर अपनी वाइफ से बात कर रहे थे। उनकी वाइफ ने सोचा कि वो फ्लिप हो गए हैं। नहीं, अगर आप ऐसे सोचो कि उनकी वाइफ ने उनको बहुत बार फेल होते हुए देखा है तो आपको लगेगा कि शायद वो सही भी बोल रही हैं। राइट, 2 साल पहले ही, राइट, 6 महीने तक ऑथर बहुत ज़्यादा सरवाइव किए, बहुत खुद को रोका, इससे पहले कि उन्होंने एक और सिगरेट जला ही दी। और ऑथर अशीम्ड है ये एडमिट करते हुए, लेकिन वो बच्चों की तरह रोए थे। और वो रो रहे थे क्योंकि उन्होंने कंडेम कर लिया था, मान ही लिया था कि वो स्मोकर फॉर लाइफ है। उन्होंने इतना एफर्ट लगाया उस अटेम्प्ट के अंदर और इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजरे कि उन्हें पता है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस चीज़ से गुजर पाएँ। तो ऑथर ऐसा बता रहे हैं कि वो वायलेंट आदमी नहीं है, लेकिन अगर कोई हमदर्दी दिखाते हुए नॉन स्मोकर जो कि इतना स्टूपिड हो उस मोमेंट पे, जो ऑथर को ऐसा बोल रहा हो कि स्मोकर आराम से क्विट कर सकते हैं इंस्टेंटली और परमानेंटली, तो ऑथर बोल रहे हैं मैं अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ फिर। लेकिन ऑथर कन्विंस्ड है कि कोई भी दुनिया के अंदर, राइट, स्मोकर्स के अंदर, राइट, उन्हें जस्टिफाइबल होमोसाइड के अंदर उन्हें माफ़ कर देगा अगर स्मोकर जज हुआ तो, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है। आपके साथ भी शायद ऐसा ही हो कि आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो ये बिलीव करना कि कोई भी स्मोकर ईजी फाइंड करेगा क्विट करना। अगर ऐसा है तो ऑथर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस बुक को, राइट, डस्टबिन में मत डालना। ऑथर पे ट्रस्ट करो, वो अश्योर कर रहे हैं कि वो बहुत ईजी तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको भी क्विट करना बहुत ईजी लगेगा। खैर, 2 साल के बाद ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने फाइनली अपनी लास्ट सिगरेट लिट की और उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि वो ऑलरेडी एक नॉन स्मोकर हैं, लेकिन अब वो स्मोकिंग की दुनिया को भी ठीक करने वाले हैं। ऑथर बोल रहे हैं उन्हें एडमिट करना पड़ेगा कि उनकी वाइफ जो है, राइट, वो थोड़ा सा शक कर रही थी उनके ऊपर और थोड़ा सा इरिटेटेड भी थी, लेकिन इस चीज़ ने ऑथर की जो फीलिंग थी उस चीज़ को थोड़ा सा भी डिम नहीं किया। ऑथर बोल रहे हैं उनका जो एक्साइटमेंट था ये जानने में कि वो एक ऑलरेडी बहुत हैप्पी नॉन स्मोकर बन चुके हैं, इसने उनका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट कर दिया था थोड़ा सा। सामने ही बेनिफिट दिख रहा हो तो ऑथर बोल रहे हैं कि वो अपनी वाइफ के एटीट्यूड से सिंपथाइज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें लगा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और वापस से जब वो अपनी लाइफ के अंदर पीछे देखते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि उनका पूरा जो लाइफ है वो इसी चीज़ के लिए था कि वो एक स्मोकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। और वो सारे साल भी जब उन्हें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी पड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ, वो सब इनवैल्यूएबल थे। उन्हें स्मोकिंग ट्रैप की जो मिस्ट्रीज़ हैं वो सारी अनकवर करवाने के लिए। वो बोलते हैं कि आप सब लोगों को धोखा नहीं दे सकते हो हर वक्त, लेकिन टबैको कंपनीज़ ने ये ऐसा ही किया है और वो भी सालों तक। वो ऐसा भी मानते हैं कि वो पहले इंसान हैं जो ट्रूली अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्मोकिंग ट्रैप को। अगर वो आपको घमंडी लग रहे हैं तो वो आपको पहले ही बता दें कि इसके अंदर उनका कोई क्रेडिट नहीं है, सिर्फ उनकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ ऐसी रही है। 15 जुलाई 1983 वो ऐतिहासिक दिन, जब उन्हें कोल्डेड्स से एस्केप नहीं करना पड़ा। वो इमेजिन करते हैं कि कैसा लगा होगा वो रिलीफ और एक्सिलरेशन वो उन्होंने फील किया जैसे ही उन्होंने अपनी फाइनल सिगरेट लिट की। ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ डिस्कवर की है जो हर एक स्मोकर प्रे करता है कि काश हमारे पास भी होता ऐसा एक इजी वे स्टॉप करने का। इस मेथड को एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के ऊपर ऑथर ने अकाउंटेंसी छोड़ दिया और एक फुल टाइम कंसल्टेंट बन गए दूसरों को स्मोकिंग छुड़वाने के अंदर। उन्होंने ये फर्स्ट एडिशन लिखा था इस बुक का 1985 के अंदर। उनके एक फेलियर थे
एक मैन को जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है चैप्टर 25 के अंदर, राइट, वो इंस्पिरेशन थे। वो ऑथर से 2 बार मिलने आए और दोनों के दोनों लोग ऑलमोस्ट आंसुओं तक आ गए थे दोनों बार। वो इतना गुस्सा हो जाते थे और ऑथर उन्हें रिलैक्स ही नहीं करवा पाते थे ये समझने के लिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑथर ने सोचा कि अगर वो ये सारी चीज़ें लिख दें तो वो सामने वाला इंसान बहुत आराम से अपने टाइम में पढ़ सकता है और उतनी बार पढ़ सकता है जितनी बार वो पढ़ना चाहता है, और शायद ये चीज़ उसे हेल्प करे मैसेज एब्जॉर्ब करने में। क्योंकि ऑथर को ये तो डाउट ही नहीं था कि इजी वे जो है वो काम करेगा इतना ही इफ़ेक्टिवली हर एक स्मोकर के लिए जितना ऑथर के लिए किया है। लेकिन जब ऑथर ने सोचने लगे कि कैसे मैं इसको बुक फॉर्म में रख सकता हूँ, ऑथर थोड़े से कंफ्यूज थे। उन्होंने अपनी मार्केट रिसर्च की और कमेंट्स बहुत इनकरेजिंग नहीं थे। कमेंट कुछ ऐसे थे, कैसे एक बुक मेरे को हेल्प कर सकती है क्विट करने के अंदर, मेरे को एक्चुअल में चाहिए विल पावर। कैसे एक बुक मेरे वो टेरिबल जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उन सबको हैंडल करेगी, नहीं, बुक से नहीं होगा। इतने पेसिमिस्टिक कमेंट्स के साथ साथ ऑथर के खुद के भी डाउट थे, क्योंकि क्लिनिक के अंदर ऑब्वियस हो जाता था कि क्लाइंट ने ऑथर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गलत समझ लिया है, तो ऑथर इंस्टेंटली उस चीज़ को करेक्ट कर पाते थे। लेकिन ये बुक कैसे करेगी? ऑथर बता रहे हैं उन्हें याद है ऐसे भी टाइम आए हैं, राइट, जब वो अकाउंटेंट बनने से क्वालिफाई कर दिए थे, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि इस बुक के अंदर ये पॉइंट बताना क्या चाह रहा है, फिर भी वो अकाउंटेंट तो बन गए, राइट। और वो फ्रस्ट्रेटेड इस चीज़ से हैं क्योंकि आप बुक को बोल नहीं सकते हो कि एक्सप्लेन करो। उन्हें ये भी भली भांति पता था, अच्छे से पता था कि आज का ज़माना जो टेलीविज़न और वीडियोस को है, बहुत लोग शायद रीडिंग को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं हो। इन सब फैक्टर्स को ऐड करते हुए ऑथर के दिमाग में एक और डाउट था जिसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। ऑथर खुद एक राइटर नहीं थे और वो अपनी इस चीज़ से भली भांति परिचित थे। उन्हें पता था कि वो नहीं लिख सकते हैं। वो कॉन्फिडेंट थे कि वो अगर बैठ जाएं और फेस टू फेस एक स्मोकर के साथ बात करें तो उस स्मोकर को कन्विंस कर लेंगे कि कितना ज़्यादा अच्छा होता है सोशल ओकेजन्स को एंजॉय करना और बाकी सब चीज़ें करना, राइट। लेकिन ये चीज़ उनसे नहीं हो पाई। ऑथर ने पहला एडिशन जो है, राइट, वो उन स्मोकर्स के लिए लिखा जिन्हें वो क्योर करने में फेल हो गए। फेलियर रेट, राइट, वो मनी बैक गारंटी के साथ दिया गया था जो ऑथर की क्लिनिक पे भी होते थे, राइट। एवरेज करंट फेलियर रेट क्लिनिक के अंदर 5% थी, इसका मतलब 95% सक्सेस। हालांकि ऑथर को पता था कि उन्होंने कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ आइडेंटिफाई की है। उन्होंने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि वो उसकी रेट ऐसी होगी। आप इस चीज़ से आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर जेन्युइनली मैंने मान लिया कि मैं स्मोकिंग के वर्ल्ड को क्योर करूँगा तो मुझे 100% अचीव करना चाहिए था या 100% एक्सपेक्ट करना चाहिए था। ऑथर बोल रहे नहीं, उन्होंने कभी भी 100% एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, राइट। स्नफ टेकिंग बहुत एक पहले पॉपुलर फॉर्म था निकोटिन एडिक्शन का, इससे पहले कि वो एंटी सोशल हो गया और वो मर गया। लेकिन अभी भी कुछ कुछ लोग हैं जो वो चीज़ें करते हैं और वो हमेशा रहेंगे। लेकिन पार्लियामेंट, राइट, एक लास्ट घर होगा जहाँ पे स्नफ टेकिंग चल रही होगी। और ये इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉलिटिशियन 100 साल पहले चलते हैं ज़माने से, तो कुछ लोग होंगे जो अभी भी करते होंगे। लेकिन राइट, ऑथर ने सोचा था कि वो पर्सनली सारे स्मोकर को क्योर नहीं कर पाएंगे। बट उन्होंने जो सोचा था वो ये था कि एक बार अगर उन्होंने ये मिस्ट्रीज स्मोकिंग की समझा दी और इल्यूजन बताए कि स्मोकर स्मोकिंग को एंजॉय करते हैं, स्मोकर चूज़ करते हैं स्मोक करना, स्मोकिंग बोर्डम से और स्ट्रेस से रिलीफ लेके आती है, स्मोकिंग कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन को बढ़ाती है, स्मोकिंग एक हैबिट है, विल पावर चाहिए छोड़ने के लिए, एक बार स्मोकर बन गए तो हमेशा ही स्मोकर रहोगे, स्मोकर को ये बताना कि ये उन्हें मार रहा है तो छोड़ दो, राइट, दूसरे सब्स्टिट्यूट देखना जैसे निकोटिन रिप्लेसमेंट के हैं। ये सारी चीज़ें कभी भी स्मोकर को क्विट करवाने में हेल्प नहीं कर पाई और ये सारी चीज़ें इल्यूजन ही है।
ऑथर बता रहे हैं उन्होंने खुद ने ये सारे इल्यूजन जो हैं झटके से छोड़ दिए, और इससे पहले वो छोड़ पाए वो भी एक बहुत ही मिजरी के पीरियड से गए हैं, राइट। तो उन्हें लगा कि बाकी की दुनिया भी ऐसे ही देखेगी और उनके मेथड को इंस्टेंटली अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि ये तो इजी वे था। उनके जो चीफ विलन थे वो थे टबैको इंडस्ट्री। इंटरेस्टिंगली चीफ टम्बलिंग ब्लॉक्स हमेशा, राइट, इंस्टीट्यूशंस ही होती हैं जो हमारी ग्रेटेस्ट अलाइज भी हो सकती है, जैसे मीडिया, गवर्नमेंट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि ऐश, क्वेट या फिर एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, राइट। आपने एक फिल्म देखी होगी सिस्टर केनी, अगर आपने नहीं देखी है तो ये उस टाइम की बात है जब इन्फेंटाइल पैरालिसिस या पोलियो, राइट, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और डर का कारण था। ऑथर बता रहे हैं उन्हें अच्छे से याद है कि वो जो वर्ड्स थे जो हर एक के अंदर सेम ही डर लेके आ जाते थे, जैसे आज कैंसर सुन के आता है, और ये भी 1980s की बात है, कैंसर की चीज़ भी। पोलियो का इफेक्ट, राइट, सिर्फ लेग्स को पैरालाइज नहीं करता था, राइट, लेकिन लिम्स को ही तोड़ देता था, उनको ही टेढ़ा कर देता था। और इस्टेब्लिश मेडिकल ट्रीटमेंट जो थे वो उन लिम्स को, उन हड्डियों को, उन मतलब मांसपेशियों को वापस से आयरन और स्टील, इन सब चीज़ों की तरीके से सॉर्ट करके रखते थे, लेकिन आप पैरालाइज तो हो ही चुके हो। सिस्टर केनी ने बिलीव किया कि आयरन जो है वो रिकवरी लेके आता है और 1000 टाइम बेटर्स है, ठीक है। आयरन जो है, सॉरी, वो रिकवरी को रोकता है और मसल्स जो हैं उनको री-एडुकेट किया जा सकता है ताकि एक बच्चा वापस से चलने लगे। लेकिन सिस्टर केनी एक डॉक्टर नहीं थी, वो सिर्फ एक नर्स थी। कैसे उनकी इतनी हिम्मत कि वो एक ऐसी जगह पे बोल दे जहाँ पे सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। सिस्टर केनी को ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं की कि उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है और उनका सॉल्यूशन इफेक्टिव है। चिल्ड्रन जो सिस्टर केनी के थ्रू ठीक किए जाते थे उन्हें पता था कि वो सही हैं, उनके पेरेंट्स को पता था कि वो सही हैं, लेकिन फिर भी इस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो थे, राइट, उन्होंने उनका मेथड रिफ्यूज़ ही कर दिया अडॉप्ट करने से, और तो और उन्हें अपनी प्रैक्टिस करने से भी मना कर दिया। 20 साल लगे सिस्टर केनी को मेडिकल प्रोफेशनल्स को एक्सेप्ट करवाने में, जो कि ऑब्वियस था उनका मेथड। पहली बार, राइट, अगर आप ये फिल्म देखोगे सिस्टर केनी तो बहुत ही इंस्पायरिंग लग रही है। जब ऑथर ने पहली बार ये फिल्म देखी, राइट, उससे बहुत साल पहले ही, राइट, इससे पहले कि उन्होंने इजी वे डिस्कवर किया, उससे बहुत साल पहले ही ऑथर ने फिल्म देख ली थी, तो फिल्म उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी और ये एक बहुत ही बड़ी सच्चाई का हिस्सा भी थी। लेकिन इक्वली ऑब्वियस है कि हॉलीवुड ने लार्ज पोर्शन जो है वो पोएटिक लाइसेंस के अंदर ही यूज़ कर दिया। सिस्टर केनी को, राइट, खुद को भी ये नहीं पता था कि उन्होंने मेडिकल साइंस का कंबाइंड नॉलेज जो है, राइट, वो डिस्कवर किया है। एस्टैब्लिश्ड मेडिकल स्पेशलिस्ट जो थे वो डायनासोर्स नहीं थे, राइट, जैसे पोर्ट्रे किए जा रहे थे, राइट। कैसा ऐसे हो सकता है कि 20 इयर्स लग गए उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने में जो कि पहले से ही सामने ही थे। तो ऐसा बोलते हैं कि फैक्ट हमेशा है ना फिक्शन से भी स्ट्रेंजर होता है। तो ऑथर बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैं सिस्टर केनी के जो मेकर्स हैं उन्हें ऐसी चीज़ें यूज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन इतनी एनलाइटेंड एज ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन के अंदर भी 14 साल बाद भी, राइट, जब आपके पास मॉडर्न कम्युनिकेशंस के एक्सेस हैं, राइट, ऑथर अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। उन्होंने अपना पॉइंट तो प्रूव कर दिया। एक ये रीज़न है कि आप ये बुक पढ़ रहे हो, ये यही रीज़न होगा कि किसी और एक्स स्मोकर ने आपको रिकमेंड की होगी, राइट। याद रखना ऑथर के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर इंस्टीट्यूशन की नहीं है, जैसे कि BMA, ऐश या क्वेट, ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं। सिस्टर की केनी की तरह ही ऑथर भी एक अकेले इंडिविजुअल है। उनकी तरह ही वो फेमस सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उनका सिस्टम काम करता है। ऑथर को ऑलरेडी नंबर 1 गुरु ऑन हेल्पिंग स्मोकर्स टू क्विट बोला जाता है। सिस्टर केनी की तरह भी ऑथर ने भी अपना पॉइंट प्रूव किया है, राइट।
लेकिन ये पॉइंट प्रूव करके क्या होता है अगर दुनिया फिर भी उल्टी चीज़ें ही अडॉप्ट कर रही है। तो इस बुक का जो लास्ट सेंटेंस है वो बहुत आइडेंटिकल है जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर भी था, कि सोसाइटी के अंदर एक चेंज की विंड है, एक स्नोबॉल बनने लगा है और ऑथर को उम्मीद है कि एक दिन वो पूरा एक पहाड़ बन जाएगा। ऑथर के ऊपर के रिमार्क से आपको ऐसा लग रहा है कि ऑथर ने कंक्लूजन ही बना दिया है कि वो मेडिकल प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा झूठ कुछ और होगा ही नहीं है। ऑथर का खुद का एक बेटा डॉक्टर है और ऑथर को लगता है कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन ही नहीं होगा। हमें हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन और इंस्टेंट रिकमेंडेशन डॉक्टर से ही मिलती है, किसी और सोर्स से नहीं मिलती। और सरप्राइजिंगली ऑथर को भी जो अपने बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं वो मेडिकल प्रोफेशन से ही मिलते हैं, किसी और प्रोफेशन से नहीं। स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर जनरली डॉक्टर्स ने ऑथर को रिगार्ड किया था कि आप जो है आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा लेके आए हो, कुछ नया है, अतरंगी है, देखते हैं। लेकिन अगस्त 1997 के अंदर ऑथर को ये ग्रेट ऑनर मिला कि वो इनवाइट किए गए लेक्चर के अंदर 10th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टबैको और हेल्थ हेल्ड इन बेजिंग के अंदर ये इतनी बड़ी एक 10th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी और ऑथर को 1997 के अंदर ग्रेट ऑनर मिला कि उन्हें वहाँ पे लेक्चर देने का मौका मिले। ऑथर का ऐसा मानना है कि वो पहले नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जिन्हें ये ऑनर मिला है। इनविटेशन खुद के अंदर ही एक मेजर है कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन जैसे कि आप सब सोच रहे होंगे कि लेक्चर करना एक दीवार को, ठीक है, ये वैसा ही होगा जैसे निकोटिन च्युइंगम और पैच, ठीक है, फेल हो गए हैं बीमारी को ठीक करने में, क्योंकि आप एक दीवार को लेक्चर कर रहे हो। स्मोकर को खुद को भी ये लगता है कि आप ठीक नहीं हो सकते एडिक्शन से, नहीं, थोड़े टाइम के बाद आपको दूसरा ड्रग चाहिए होगा। ये वही चीज़ हो गई है जैसे हम हीरोइन एडिक्ट को बोलते हैं कि हीरोइन स्मोक मत करो, स्मोक करना डेंजरस है, रेदर इसको डायरेक्ट अपनी नसों में ही घुसा लो। ऑथर बोल रहे हैं सेम चीज़ निकोटिन के साथ ट्राई मत करना, इंस्टेंटली आप मर जाओगे। बट मेडिकल प्रोफेशन और बाकी लोग को क्लू ही नहीं है कि वो लोग एक्चुअल में स्मोकर्स को क्विट करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, रेदर वो स्मोकर को इस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करवा रहे हैं कि स्मोकिंग इन अनहेल्दी है, ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब है, एंटी सोशल है, एक्सपेंसिव है। ये सब चीज़ें तो उन्हें पता ही है। आपका फोकस तो ये होना चाहिए कि उन्हें निकोटिन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। स्मोकर को कभी भी ये लगता ही नहीं है कि उन्हें वो रीज़न बताए जाएं जिससे वो स्मोक करना ही छोड़ दें। रियल प्रॉब्लम है कि जो भी लोग ये बनाते हैं, ठीक है, वो लोग खुद स्मोक नहीं करते हैं। नेशनल नो स्मोकिंग डेज जो होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट कुछ ऐसा बताते हैं, ये वो दिन है जब हर स्मोकर छोड़ने की कोशिश करता है। हर स्मोकर जानता है कि एक दिन साल के अंदर स्मोकर डेवलप करेंगे जब वो उतनी ही ज़्यादा फूकेंगे और उतनी ही ज़्यादा डबल रेट से फूकेंगे, क्योंकि स्मोकर को वो पसंद ही नहीं कि कोई उसे वो बोले जो ऑब्वियस है, और वो भी उन लोगों से जो स्मोकर को डिसमिस कर देते हैं ये बोल के कि तुम लोग तो इडियट हो, या हमें समझ ही नहीं आता कि तुम क्यों स्मोक करते हो, क्योंकि वो स्मोकर को अच्छे से समझते नहीं हैं और स्मोकर खुद को भी अच्छे से समझते नहीं हैं। तो कैसे वो स्मोकर्स के लिए क्विट करना इजी बना सकते हैं। उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि ये वाला मेथड ट्राई करो और अगर ये काम नहीं करता है तो दूसरे पे चलेंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, अपेंडिसाइटिस ट्रीट करने के 10 मेथड हैं और 9 में से 10 मेथड जो हैं वो 10% पेशेंट को क्योर कर देते हैं, जबकि 90% पेशेंट को मार देते हैं, और 10th मेथड जो है वो 95% पेशेंट को क्योर कर देता है। और अब इमेजिन करो 10th मेथड की नॉलेज 14 साल से है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी प्रोफेशन जो है वो अभी भी बाकी के 9 मेथड्स ही बोल रहा है। एक डॉक्टर जो कॉन्फ्रेंस के अंदर ही आए थे, उन्होंने एक बहुत ही उम्दा पॉइंट उठाया जो ऑथर को कभी स्ट्राइक ही नहीं हुआ था। उन्होंने बोला कि डॉक्टर को ये भी देखना चाहिए कि वो एक
माल प्रैक्टिस के अंदर लीगल एक्शन में फंस सकते हैं, राइट, अपने पेशेंट्स को बेस्ट वेज टू क्विट स्मोकिंग एडवाइस नहीं करके, जो उन्हें पता है। आयरॉनिकली, मतलब अचंभे की बात है कि वो एक एडवोकेट भी थे निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के, ठीक है, जैसे निकोटिन गम्स और पैचेस। ऑथर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो, राइट, टॉन्ट ना करें, लेकिन वो अपने कमेंट के खुद पहले शिकार बनेंगे, क्योंकि वो बेस्ट वे नहीं बता रहे हैं। और जब ये ऑथर लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ने 2.5 मिलियन यूरोज एक टीवी कैंपेन के अंदर वेस्ट किए हैं, जो यंगस्टर्स को परसुएड करते हैं कि स्मोकिंग की आदत से मत लड़ो। ऑथर बोल रहे हैं ऐसे ही वो और ज़्यादा चीज़ें वेस्ट कर सकते हैं, राइट, और बोल सकते हैं कि मोटर बाइक आपको मार सकती है। क्या उन्हें पता नहीं है कि यंगस्टर को ये चीज़ पता है कि उन्हें एक सिगरेट नहीं मारेगी, और कोई भी यंगस्टर ये सोचता ही नहीं है कि वो हुक्ड होगा। स्मोकिंग के और लंग कैंसर के अंदर जो लिंक है वो 40 सालों का है, 40 सालों से ये बताया गया है, ठीक है, कि स्मोकिंग और लंग कैंसर होता है। फिर भी ज़्यादा यंगस्टर्स आज हुक होते जा रहे हैं कंपेयर टू बिफोर। और यंगस्टर को, राइट, स्मोकिंग हॉरर टीवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। स्मोकर्स जनरली ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स अवॉइड करते हैं। प्रैक्टिकली हर एक यूथ इस कंट्री के अंदर उसने देखा होगा कि स्मोकिंग क्या तबाही लेके आता है उनकी फैमिली के अंदर, उनके आजू बाजू। ऑथर बता रहे हैं उन्होंने खुद अपने पापा को और अपने सिस्टर को डिस्ट्रॉय होते देखा है वीड से, राइट, और इस चीज़ ने उनको भी प्रिवेंट नहीं किया है इस ट्रैप के अंदर गिरने से। वो एक नेशनल टीवी प्रोग्राम के अंदर पहली बार आए थे एक डॉक्टर से, जो ऐश इंस्टीट्यूट से थी, जिन्होंने खुद कभी सिगरेट स्मोक नहीं की है और ना ही किसी सिंगल स्मोकर को क्योर किया है, और वो कैटेगरिकली बता रही हैं कि कैसे उनका कैंपेन यंगस्टर्स को हुक होने से बचाएगा। अगर गवर्नमेंट ने इतनी सी कॉमन चीज़ यूज़ की होती, कॉमन सेंस, कि वो 2.5 मिलियन यूरोज ऑथर को दिए होते, तो ऑथर ने एक ऐसा कैंपेन फिनेंस किया होता जो गारंटीड था कि निकोटिन एडिक्शन कुछ सालों में ही ख़त्म हो जाएगा। और ऑथर ये ट्रूली मानते हैं कि स्नोबॉल जो है वो एक दिन फुटबॉल एवलांचे बनने से पहले फुटबॉल तो बन ही चुका है, लेकिन 14 साल के बाद ये अभी भी ओशन के अंदर तो जैसे कोई एक छोटा सा बूंदी हो। वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एक्स स्मोकर्स के लिए थैंकफुल हैं जिन्होंने उनकी क्लिनिक विजिट की, उनके बुक्स पढ़ी, उनके वीडियोस देखे और इजी वे को रिकमेंड किया अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को और उन सब लोगों को जो इसे सुनेंगे। और ऑथर ये प्रे करते हैं कि वो आगे भी ऐसा करते रहें। लेकिन स्नोबॉल तब तक एक एवलांचे, एक चट्टान नहीं बनेगा जब तक मेडिकल प्रोफेशन और मीडिया दूसरे मेथड्स रिकमेंड नहीं करें जो और हार्ड बना देती है क्विट करने को, और एक्सेप्ट नहीं करें इजी वे को, जो कि एक मेथड नहीं है, जो कि बहुत सारों में से एक मेथड नहीं है, रेदर एक ही मेथड है, राइट, एक ही सेंसिबल मेथड यूज़ करने लायक है। ऑथर ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस स्टेज पे ही उन्हें बिलीव कर लीजिए, लेकिन जब तक आप ये बुक ख़त्म करेंगे आप समझ जाएंगे, राइट। कंपैरेटिवली कुछ फेलियर्स जो हम सुनते हैं वो कुछ ऐसे होंगे कि यार मैं सक्सीड तो नहीं किया, लेकिन आपका तरीका बाकी सब तरीक़ों से बहुत अच्छा है। अगर आपने बुक फिनिश करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप ऑथर को थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो आप थैंक यू से भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। आप इजी वे मेथड को रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को। जब भी आप टीवी और रेडियो प्रोग्राम पे, न्यूज़पेपर में देखें कोई दूसरा मेथड, तो उन्हें कॉल करके बताएं कि वो इजी वे को एडवोकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये चट्टान बनने लगेगी अगर हमें इसे देखना है। ऑथर को मरने से पहले अगर आप ये दिखा दोगे तो ऑथर सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन से थैंक यू टू द ऑथर। और थर्ड एडिशन जो इजी वे का आया है, ये सिर्फ आपको राइट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाने आया है, कैसे कितना इजी और एन्जॉयबल है स्मोकिंग क्विट करना। आपको ऐसी फीलिंग है कि आप डूम और ग्लूम हो, भूल जाओ। मैंने कुछ बहुत मार्वलस चीज़ें लाइफ के अंदर अचीव की है, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि निकोटिन एडिक्शन की गुलामी से छूट जाना।
14 साल पहले मैं निकल गया था और आज तक भी मैं उस मज़े को नहीं भूला हूँ कि यार वाह आई एम फ्री। कोई नीड नहीं है डिप्रेस फील होने की, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। रेदर आप कुछ एक बहुत अमेजिंग चीज़ अचीव करने वाले हो जो हर एक स्मोकर इस प्लैनेट के ऊपर अचीव करना चाहता है, और वो है आज़ादी, स्मोकिंग से आज़ादी।